Assalamu alaikum dear students, this is Sir Naseem Zulfikar, and today in the lecture of secondary English I am going to discuss about the important MCQs of secondary English in board. इससे पहले मैंने जो है वो सेकेंडरी इंग्लिश के जेंडा के MCQs अपलोड किए हैं और उसके अलावा पोम के MCQs जो हैं वो मैंने अपलोड किए थे कल। और आज मैं प्रोस के या चैप्टर्स के जो सेकेंडरी के चैप्टर्स हैं उनके इम्पॉर्टेंट MCQs जो पास पेपर में आस्क किए गए उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि जो 50% कोर्स आपका MCQs के थ्रू बनने वाला है उसको आप एफिशिएंट मैनर में आप उसको जो है वो फुल मार्क्स गेट कर सकें। तो फर्स्ट चैप्टर आपके पास है, एक प्ले है 20 मिनट्स विथ मिसेस ओकेंटप, लिखने वाले हैं उसको फ्रैंक आर्थर। तो पहले हम इसके MCQs को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट MCQs है इसका कि शी वॉज कमिंग फ्रॉम द कॉकटेल पार्टी व्हेन एक्सीडेंट अकर्ड। तो जब हादसा हुआ तो कॉकटेल पार्टी से वापस कौन आ रहा था? तो आप जानते हैं, अगर आपने ये 20 मिनट्स विथ मिसेस ओकेंटप चैप्टर मुझसे पढ़ा है लेक्चर में, तो आप जानते हैं कि ये मिसेस ओकेंटप थी, सी ऑप्शन, जो कि कॉकटेल पार्टी से आ रही थी और उन्होंने क्या एक एक्सीडेंट कर दिया। एक माँ और उसकी बेटी को जो है वो उन्होंने वहाँ पर एक्सीडेंट के थ्रू कत्ल कर दिया। सेकेंड MCQs है फ्रैंक आर्थर वॉज अ डैश। फ्रैंक आर्थर क्या थे? जो कि 20 मिनट्स विथ मिसेस ओकेंटप के प्ले राइटर हैं। तो वो असल में थे एक नॉवेलिस्ट एंड प्ले राइट। डी ऑप्शन करेक्ट है कि नावल निगार भी थे और ड्रामा निगार भी थे। थर्ड MCQs है द कोरियन गर्ल वॉज अबाउट डैश, कि जो उस शख्स ने कहानी सुनाई थी एक अपनी जो 1953 की स्टोरी जो थी, तो उसमें उसने एक कोरियन गर्ल के बारे में तस्करा किया था, जिसको देखकर उसको अपनी बेटी की याद आई थी जिसकी मौत हो गई थी। तो वो कोरियन गर्ल की जो उम्र थी वो 14 ईयर्स की थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ MCQs है मिसेस ओकेंटप वेकर टू ड्राइव रेकलेसली टू विन, कि मिसेस ओकेंटप ने शर्त लगाया था और शर्त की बजाय कर वो तेज़ चला रही थी, लापरवाही से चला रही थी। कितने रुपए जीतने के लिए या कितने पाउंड्स जीतने के लिए? क्योंकि ये ब्रिटिश स्टोरी है तो पाउंड वहाँ की करेंसी यहाँ पर मैंशन है। तो ये आप जानते हैं कि उसकी एक रोटेन सेट ने, मीन्स उसकी एक दोस्त ने जो है 5 पाउंड्स की शर्त उसे लगाई थी कि वो स्टेनथॉर्प जो है वो क्रॉस से कोस्ट लाइन तक वो पहुँच जाए 15 मिनट्स में। तो ये 5 पाउंड की शर्त थी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ MCQs है द प्ले 20 मिनट्स विथ मिसेस ओकेंटप इज़ अ डैश, कि जो प्ले है 20 मिनट्स विथ मिसेस ओकेंटप ये क्या है? तो ये एक ट्रेजिडी है, कॉमेडी है, मेलोड्रामा है, नॉवेल है। ट्रेजिडी मतलब सानेहा अलमिया, कॉमेडी हंसी मजाक जिसमें हो। नॉवेल में डेली लाइफ सिचुएशंस के बारे में बात की जाती है। मेलोड्रामा क्या होता है? जिसके अंदर कोई सस्पेंस होता है। तो आप जानते हैं कि 20 मिनट्स विथ मिसेस ओकेंटप के अंदर अच्छा खासा सस्पेंस मौजूद था। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, मेलोड्रामा। सिक्स्थ MCQs है मिसेस ओकेंटप गॉट द पनिशमेंट शी, मिसेस ओकेंटप को वो सज़ा मिली जिसको वो मुस्तहिक थी, जिसकी मुस्तहिक थी उन्हें वो सज़ा मिल गई। तो इसका ऑप्शन होगा बी, डिज़र्व्ड। सेवन्थ MCQs है 20 मिनट्स विथ मिसेस ओकेंटप इज़ नोटेबल फॉर इट्स स्किलफुल मैनिपुलेशन ऑफ डैश, कि 20 मिनट्स विथ मिसेस ओकेंटप ये मशहूर है कि इसमें बड़े महारत के साथ दिखाया गया है किस चीज़ को भाई? तो इसके अंदर कॉमेडी, ट्रेजेडी, सस्पेंस, फिक्शन। तो आप जानते हैं कि सस्पेंस को, सी ऑप्शन सस्पेंस, वो दिखाया गया है इसके अंदर। एट्थ MCQs है मिसेस जॉर्ज ओकेंटप लिव्ड इन डैश, कहाँ रहती थी वो? तो इंग्लैंड के आप जानते हैं एक छोटे से शहर स्टेनथॉर्प में रहती थी। डी ऑप्शन करेक्ट है। नाइन्थ MCQs है ड्यू टू हर रेकलेस ड्राइविंग मिसेस जॉर्ज ओकेंटप किल्ड, लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से जॉर्ज ओकेंटप ने मार दिया। किसको? 2 लोगों को मारा था, मदर एंड डॉटर, एक माँ और उसकी एक बेटी को। ए ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड चैप्टर पे आते हैं, रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट, और MCQs के लिहाज से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि नियरली हर साल 1-2 MCQs जिसके आस्क किए जाते हैं। तो फर्स्ट MCQs पे आते हैं कि द ईस्ट गॉट द लीडरशिप इन पावर एंड कल्चर आफ्टर द फॉल ऑफ द डैश, कि मशरिक को क़यादत मिल गई ताकत में और सकाफ़त में किसके फॉल के बाद? तो आप जानते हैं फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, रोमी सल्तनत है उसका जब जवाल हुआ तो उसके जवाल के बाद आखिरकार ईस्टर्न सुप्रीमेसी आनी शुरू हो गई और मुसलमान और चाइनीज़ कल्चर फ्लोरिश होना शुरू हो गया। सेकंड MCQs है 2012 में, 14 में, 19 में काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs है, 3 साल आए 10 ईयर्स के अंदर, कि द बुक पास्ट एंड प्रेजेंट इज़ द मास्टर पीस ऑफ डैश, कि जो किताब है पास्ट एंड प्रेजेंट वो किसने लिखा है? तो वो लिखा है एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थॉमस कार्लाइल। तो कार्लाइल की लिखी हुई ये किताब है पास्ट एंड प्रेजेंट, जिसमें उन्होंने उन प्रोटेस्ट के बारे में बताया था जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के ख़िलाफ़ हो रहे थे इंग्लैंड के अंदर।
थर्ड एमसीक्यूज है, पॉलीथीस्ट मीन्स वन हु बिलीव्स इन डैश। पॉलीथीस्ट के क्या मतलब होता है? देखिए, थीस्ट मतलब तो बिलीवर, बिलीवर ऑफ गॉड। मोनोथीस्ट हो जाए तो हु बिलीव्स इन वन गॉड, दैट इज़ मोनोथीस्ट। और अगर एक से ज़्यादा गॉड पर कोई बिलीव करता है तो दैट इज़ पॉलीथीस्ट। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, मैनी गॉड्स। अच्छा, अगर आथीस्ट लिखा हुआ है तो इट मीन्स नो गॉड बिलीवर, द वन हु डजंट बिलीव इन एनी गॉड। फोर्थ एमसीक्यूज है, इन द अर्लीस्ट हिस्ट्री द वेस्ट लॉस्ट इट्स डोमिनेशन थ्रू द वॉर्स बिटवीन द रैश। बिल्कुल शुरुआत की तारीख में मगरिब ने अपनी जो है वो गुलबे को खो दिया जब जंगें हुई। और आपको पता है वेस्ट जो है वो डाउनफॉल कब हुआ कि जब रोमन्स की लड़ाई दूसरे ऑक्सीडेंटल नेशंस जैसे कि जर्मन्स के साथ जब हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि रोमन्स को शिकस्त हो गई और डिक्लाइन में चला गया वेस्टर्न पावर। तो ए ऑप्शन करेक्ट, रोमन्स और जर्मन्स के बीच की लड़ाई की वजह से वेस्ट ने अपनी जो है वो अपनी जो डोमिनेशन थी, अपना गुलबा था यूरोप के अंदर, उसको खो दिया। फिफ्थ एमसीक्यूज है, रसल बिलीव्स दैट मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटनिज्म इज़ बेस्ड अपॉन डैश। रसल को इस बात की यकीन है कि जदीद कॉस्मोपॉलिटनिज्म किस चीज़ पर बेस करती है। तो ये आप जानते हैं वो साइंस और मशीनरी पर बेस करती है, कि जहाँ पर साइंस और मशीनरी फ़रोग़ पाएगी वहाँ पर कॉस्मोपॉलिटनिज्म भी आएगा। जहाँ पर, और व्हाट इज़ कॉस्मोपॉलिटनिज्म, कि एक ऐसी जगह जहाँ पर तमाम ही दुनिया के लोग मिलजुल कर एक जगह पर रहें, दैट इज़ कॉल्ड अ कॉस्मोपॉलिटन country or city. Like Dubai is one of the cosmopolitan city because you can find you can find people from different nations in the same city. So that is cosmopolitanism. Sixth MCQs है, the nation defeated the Roman Empire. रोमी सल्तनत को किसने डिफीट किया, किसने हराया? तो आप जानते हैं रोमी सल्तनत को हराने वाले जर्मन्स थे। बी, जर्मनिक ट्राइब्स थे जो बारबेरियंस थे, बर्बरी मतलब वैशी दरिंदे थे जिन्होंने रोमन एम्पायर को शिकस्त दे दी, जिसमें फ्रैंक्स, विस्कॉथ और वेंडेल्स और बहुत सारे अलग अलग तरह के ये जर्मनिक ट्राइब्स थे। नेक्स्ट सेवंथ एमसीक्यूज है, द टैंग डायनेस्टी रूल्ड ओवर डैश। ठीक है, ये जो टैंग डायनेस्टी था या चैंग डायनेस्टी उसको हम पढ़ते हैं, जिसने किस जगह पर राज किया? तो ये गोल्डन पीरियड कहलाता है टैंग डायनेस्टी का, कि जब उसने चाइना पर राज किया था। तो ए पार्ट है चाइना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के वक्त जो चाइना के अंदर जो डायनेस्टी, जो ख़ानदान चल रहा था बादशाहों का, वो टैंग डायनेस्टी कहलाता है। एट्थ एमसीक्यूज है, बर्ट्रैंड रसल्स फर्स्ट बुक वॉज डैश। बर्ट्रैंड रसल ने जो अपनी पहली किताब लिखी वो क्या थी? तो उसने पहली किताब में न्यूटन की जो किताब थी प्रिंसिपिया, उसकी शरह लिखी थी, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी थी, जिसका नाम उसने रखा था प्रिंसिपिया मैथमेटिका। तो बी, प्रिंसिपिया मैथमेटिका इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ बर्ट्रैंड रसल। नाइन्थ एमसीक्यूज है, आफ्टर द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर द लीडरशिप इन पावर एंड कल्चर पास टू द। जब रोमी सल्तनत जब ख़त्म हो गई, उसका जवाल हो गया, तो ताकत और सकाफ़त में क़यादत कहाँ पर पास हो गई? तो वो पास हो गई आपके पास ईस्ट में, मशरिक़ की तरफ। ठीक है, जिस मशरिक़ की तरफ जो है वो क़यादत जो है वो पास हो गई, मतलब मोहम्मडन्स के पास और चाइनीज़ कल्चर के पास। 10th एमसीक्यूज है, रसल आर्ग्यूज दैट कम्युनिज्म इज़ द मोस्ट मॉडर्न एंड मोस्ट वायलेंट फॉर्म ऑफ वेस्टर्न डैश। रसल इस बात पर बहस करते हैं कि कम्युनिज़म सबसे जदीद और सबसे ज़्यादा वायलेंट मतलब सबसे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म है वेस्टर्न डैश की। तो ये वेस्टर्न इम्पेरियलिज़म, मगरबी साम्राज्य कि जो कम्युनिज़म है वो मगरबी साम्राज्य की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और जदीद तरीन शक्ल है, जिसको उसके सपोर्ट नहीं करते थे बर्ट्रैंड रसल, चूँकि वो कम्युनिज़म के बारे में ये राय रखते थे कि वो कल्चर को और सकाफ़त को तबाह कर देती है, ख़त्म कर देती है। 11th एमसीक्यूज़ है कि कोलंबस एंड वास्को डी गामा वर द पायनियर्स ऑफ न्यू वेस्टर्न डैश। तो कोलंबस और वास्को डी गामा जो थे वो पायनियर्स से आगे बढ़ाने वाले थे न्यू वेस्टर्न इम्पेरियलिज़म को, मगरबी साम्राज्य को। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शंस ऑन द रिविकनिंग ईस्ट इज़ रिटन बाय एंड यू ऑल नो बर्ट्रैंड रसल। बी ऑप्शन, बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है इसको। 13th एमसीक्यूज़ है, अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल यूरोप वॉज सिंकिंग। मतलब जब रोम का जवाल हुआ तो उसके बाद कह रहे कि यूरोप डूब गया था। किस में? यूरोप आप जानते हैं जाहिलियत में डूब गया था, बर्बरियत में डूब गया था। तो बर्बरियत को हम लोग बारबेरिज्म कहते हैं। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, और यही यूरोप का डार्क एज कहलाता है।
14th MCQs है, अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर सर्वाइवल इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज डैश। बर्ट्रैंड रसल के मुताबिक कुछ सबसे अहम चीज़ इस जदीद दुनिया में जीने के लिए है, वो क्या है? सबसे अहम चीज़ जो है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो बर्ट्रैंड रसल कहते हैं इंडस्ट्रियलिज्म, सनतकारी, सनतों का फ़रोग़। ये बहुत ज़रूरी है इस मॉडर्न वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए। तो ये 14 MCQs थे रिफ्लेक्शंस ऑन द रीबिगिनिंग ईस्ट के, जो बर्ट्रैंड रसल का लिखा हुआ चैप्टर था। अब नेक्स्ट आते हैं चैप्टर पे। दिस इज़ द 4th चैप्टर। दिस इज़ नॉट अ पोम एक्चुअली, दिस इज़ द चैप्टर एंड दैट इज़ पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, जो लियाकत अली ख़ान की एक स्पीच है जो उन्होंने डिलीवर किया था कैंसास स्टेट यूनिवर्सिटी में 1950 में। फर्स्ट MCQ इसका है कि पाकिस्तान एट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ द टेक्स्ट ऑफ ए स्पीच बाय लियाकत अली ख़ान डिलीवर्ड एट। तो कहाँ डिलीवर किया था उन्होंने इस स्पीच को? कैंसास यूनिवर्सिटी अमेरिका के अंदर उन्होंने इसको डिलीवर किया था। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है लियाकत अली ख़ान वॉज असैसिनेटेड इन। लियाकत अली ख़ान को शहीद कहाँ किया गया? रावलपिंडी में किया गया, जिसको लियाकत बाग हम कहते हैं। बेनज़ीर भुट्टो को भी वहीं शहीद किया गया। तो सी ऑप्शन रावलपिंडी इज़ द करेक्ट वन। थर्ड है लिबर्टी इज़ अ फ्रूट दैट मस्ट बी अर्न बिफोर इट कैन बी डैश। ये एक लाइन है या एक कोटेशन कह लें आप इसको लियाकत अली ख़ान की, कि आज़ादी एक ऐसा फल है कि इसको कमाना पड़ता है इससे पहले कि उसका मज़ा लिया जाए। आज़ादी के फल का मज़ा लेना है तो आपको उसको कमाना पड़ेगा। तो बिफोर इट कैन बी एन्जॉयड, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, लियाकत अली ख़ान सेज दैट द वेस्ट मस्ट शेयर इट्स। लियाकत अली ख़ान ने ये कहा था कि मगरिब को लाजमी बंटवारा करना है, शेयर करना है क्या? इट्स फंड ऑफ नॉलेज। जो उसके पास इल्म का ख़जाना है उसको एशियन नेशंस के साथ, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के साथ उसको शेयर करना है इन चीज़ों को। 5th MCQs है एज वी कैन नॉट होल्ड द क्लॉक बैक सो वी मस्ट गो फॉरवर्ड एट अ डबल डैश। ये लियाकत अली ख़ान के स्पीच की लाइन्स हैं कि हम घड़ी को पीछे नहीं कर सकते, तो हमें डबल स्पीड के साथ, दोहरी तेज़ी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो स्पीड को हम लोग कहते हैं पेस। ए ऑप्शन करेक्ट है, एट अ डबल पेस। 6th MCQs है लिबर्टी डजंट डिसेंड अपॉन द पीपल इट इज स्टेटेड बाय। कि आज़ादी लोगों पर नाजिल नहीं की जाती। तो ये किसकी लाइन है? तो ये आप जानते हैं लियाकत अली ख़ान की लाइन है। इसी स्पीच में उन्होंने कहा था कि लिबर्टी डजंट डिसेंड अपॉन अ पीपल मस्ट रेज देमसेल्व्स, कि लिबर्टी इज़ अ फ्रूट इट मस्ट बी अर्न बिफोर इट कैन बी एंजॉयड। ये पूरी लाइन है उसकी। पाकिस्तान एट द मॉडर्न वर्ल्ड इज द टेक्स्ट ऑफ ए स्पीच डिलीवर्ड बाय ए वेरी सिंपल लियाकत अली ख़ान, डी ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs आया लियाकत अली ख़ान बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन द ईयर 80 डैश। किस साल में वो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने? तो भाई जिस साल पाकिस्तान बना 1947। ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट इज लियाकत अली ख़ान डिलीवर्ड हिज स्पीच एट कैंसास यूनिवर्सिटी इन द ईयर डैश 80। किस साल में स्पीच ट्रांसफ़र किया भाई, कि डिलीवर किया? तो पाकिस्तान बनने के 3 साल के बाद उन्होंने जो है वो ये स्पीच डिलीवर किया था, 1950। इसका आंसर करेक्ट है, डी ऑप्शन। 10th MCQs है एन ऑनररी डिग्री वॉज कन्फर्ड अपॉन लियाकत अली ख़ान बाय डैश। लियाकत अली ख़ान को एक एजाज़ी डिग्री दी थी, और किस यूनिवर्सिटी ने दी थी भाई? जहाँ पर वो स्पीच करने गए थे। बी ऑप्शन, कैंसास स्टेट यूनिवर्सिटी। तो ये आपके पास आ गया। नाउ नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है द वर्ल्ड एज आई सी इट बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। उसके MCQs देखते हैं। फर्स्ट MCQs तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 2011, 13, 14, 19 4 साल आया 10 साल के अंदर। आइंस्टाइन बिलीव्स दैट एवरी मैन शुड बी रिस्पेक्टेड एज इंडिविजुअल बट नॉट बी। आइंस्टाइन का ये ईमान था कि हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन किसी भी इंसान को डैश नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए? आइडोलाइज्ड, उसको बुद्ध बनाकर उसको पूजना, उसकी परस्तिश नहीं शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, इज्जत करना हर इंसान का हक है। सेकंड है द वर्ल्ड एज आई सी इट आइंस्टाइन दिस पॉइंट ऑफ व्यू। आइंस्टाइन अपने किस नुक्ते नज़र की वजाहत करते हैं? पर्सनल मतलब शख्सी, पॉलिटिकल, सियासी, साइंटिफिक, साइंसी, लीगल, कानूनी। तो वहाँ पर वो अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव शो करते हैं, अपने ज़ाती राय शो करते हैं ना, कि द वर्ल्ड एज आई सी इट, ये दुनिया मेरे मुताबिक। तो ये उनका एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है। थर्ड MCQs है दिस स्टेटमेंट अ मैन कैन डू एज ए विल बट नॉट विल एज ए विल स्पोकन बाय शोपेनहॉर इज़ अ डैश स्टेटमेंट। कि एक स्टेटमेंट है जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की मोस्ट फेवरेट कोटेशंस कह सकते हैं, जो एक जर्मन फिलोसोफर आर्थर शोपेनहॉर उन्होंने कही कि अ मैन कैन डू एज ए विल बट नॉट विल एज ए विल।
तो ये जो शोपेनहॉर ने ये कहा है, ये लाइन किस तरह की लाइन है? रोमांटिक स्टेटमेंट है, ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट जिसमें पॉजिटिव कोई बात आ रही है, पेसिमिस्टिक स्टेटमेंट है जिसमें कोई नेगेटिविटी आ रही है, रियलिस्टिक स्टेटमेंट है जिसमें कोई हकीकत की बात बयान किया जा रही है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक इंसान सब कुछ कर सकता है जो वो चाहता है, लेकिन वो नहीं करेगा जो वो चाहता है। तो नेगेटिविटी बताई जा रही है इंसान के इसके अंदर, उसकी लिमिटेशंस बताई जा रही हैं। तो असल में ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ये एक पेसिमिस्टिक स्टेटमेंट है, पेसिमिज्म शो किया जा रहा है इसके अंदर, नेगेटिव अप्रोच शो किया जा रहा है उसके अंदर। फोर्थ एमसीक्यूज है द आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आइंस्टाइन वर, कि वो कौन से ख्यालात थे जिन्होंने मुतासिर किया आइंस्टाइन को। तो ये तीन चीज़ें हैं, बुक में आप पढ़ेंगे कि ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी, कि सच्चाई, अच्छाई और खूबसूरती, ये तीन आइडियाज़ आइंस्टाइन को इंस्पायर किया करते थे। ठीक है, अच्छा, और जिसको वो लानत भेजते थे वो क्या थी भाई? वो प्रॉपर्टी, आउटवर्ड सक्सेस एंड लग्जरी, इनको वो कॉन्टेम्प्टिबल कहा करते थे, इन पर वो लानत भेजा करते थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन। फिफ्थ एमसीक्यूज है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट मैथमेटिकल डैश। एल्बर्ट आइंस्टाइन को समझा जाता है सबसे अजीम तरीन हिसाबी, तो मैथमेटिकल फिजिसिस्ट थे, ये माहिर तबियात थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। फिजिक्स में ही नोबेल प्राइज़ एल्बर्ट आइंस्टाइन को मिला था। सिक्स्थ एमसीक्यूज है अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन द साउंड सेंस ऑफ नेशंस हैव बीन करप्टेड बाय डैश। तो ये जब जंग के बारे में जो पैराग्राफ इनका था ना, तो उसमें ये लाइन लिखी हुई थी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक कि समझ बूझ जो है अकवाम की, उसको करप्ट कर दिया जाता है किसके ज़रिए? तो सी ऑप्शन है, स्कूल एंड द प्रेस। स्कूल में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, जो अखबार छपते हैं, वो नौजवान नस्ल के माइंड को करप्ट कर देते हैं और सच्चाई से दूर लेकर चले जाते हैं उन्हें। सेवंथ एमसीक्यूज है अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन द फेयरेस्ट थिंग वी कैन एक्सपीरियंस इज डैश। एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक जो सबसे प्यारी चीज़ जिसका हम तजर्बा कर सकते हैं वो डैश है। तो भाई वो कहते हैं, वो लास्ट पैराग्राफ में कह रहे थे रिलीजियस कॉन्सेप्ट जो पेश कर रहे थे, तो वो मिस्टीरियस है, पूरा सरारियत है, किसी चीज़ का राज है, वो सबसे प्यारी चीज़ है जिसको हम तजुर्बा कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और यह मिस्ट्री है जिसने जो है वो मज़हब को शुरू किया और जिससे साइंस शुरू हुई। एट्थ एमसीक्यूज है एल्बर्ट आइंस्टाइन पॉलिटिकल आइडियलिस्ट, सियासी तौर पर क्या नज़रिया था आइंस्टाइन की? तो वो डेमोक्रेसी पसंद क्या करते थे, जमहूरियत पसंद क्या करते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन कंसीडर्ड वॉर डैश। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो जंग को क्या समझते थे? तो वो एक बिल्कुल काबिल लानत चीज़ समझते थे। तो ए कॉन्टेम्प्टेबल थिंग, काबिल लानत चीज़। जैसे है ना, वो फर्स्ट लाइन एक लाइन में लिखते हैं वॉर, सेकंड लास्ट पैराग्राफ होगा शायद, कि वॉर सीम्स टू मी अ कॉन्टेम्प्टेबल थिंग। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट आते हैं चैप्टर की तरफ, दैट इज़ द डिवोटेड फ्रेंड, इस तरफ आते हैं। और डिवोटेड फ्रेंड के जो ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा, फर्स्ट है हंस यूज टू रिमेन अनहैप्पी ड्यूरिंग। हंस जो था वो गार्डनर, वो माली, वो कब नाखुश रहता था? तो विंटर, बी, सर्दियों के मौसम, मुझे सर्दियों में फूल वगैरह नहीं खिलते थे उसके पास, तो वो फाके कशी की ज़िंदगी इख्तियार करता था अपने घर में, तो इसलिए नाखुश रहता था। इट इज़ क्वाइट रिमार्केबल हाउ वन गुड एक्शन ब्रीड्स अनदर, द वर्ड्स आर स्पोकन बाय। ये कितनी मशहूर बात है कि कैसे एक अच्छा काम दूसरे अच्छे काम को शुरू करता है। ये अल्फाज किसने कहा? आप जानते हैं ये अल्फाज, बी ऑप्शन, द मिलर ने कहा था हंस को, कि जब हंस ने बताया था ना कि भाई उसके पास एक लकड़ी का तख्ता है, वुड प्लैंक है, तो उसी को हथियाने के लिए मिलर्स ने ये बात कही थी, ये डायलॉग कहा था। थर्ड एमसीक्यूज है द वर्ड बर्गो मास्टर यूज इन द लेसन द डिवोटेड फ्रेंड इज द कैरेक्टर ऑफ डैश। तो ये आप जानते हैं ना कि वो जो हमारे पास लिटिल हैंस था, उसने अपने संडे कोट की जो सिल्वर बटन्स थे वो बेच दिए थे, बिग पाइप बेच दिया था, व्हील बैरो बेच दिया था सर्दियों में, चूँकि उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। तो उसने बेचा किसको था? वो बर्गो मास्टर्स डॉटर, बर्गो मास्टर की बेटी को, मतलब मेयर जो था वहाँ का, उसकी बेटी को बेच दिया था। फिर उसने कहा था वापस वो हासिल कर लेगा। तो बर्गो मास्टर से मुराद यहाँ पर है सी, मेयर। फोर्थ एमसीक्यूज है ऑस्कर वाइल्ड वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ डैश। ऑस्कर वाइल्ड जो बच्चों के एक बहुत बड़े लिखारी हैं, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे किस फ़लसफ़े के? तो ये फ़लसफ़ा जो इनका था वो था आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक, फ़न को फ़न की खातिर किया जाए। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। MCQs 5 है यू आर सर्टेनली वेरी थाटफुल अबाउट अदर्स, दीज वर्ड्स वर स्पोकन बाय डैश। तुम यकीनन बहुत सोचते हो दूसरों के बारे में, ये अल्फाज किसने कहा? तो ये जो आपको पता है कि जब मिलर अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ था, तो वहाँ पर मिलर कह रहा था कि जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होंगी, गर्मियाँ शुरू होंगी, तो मैं हंस के पास जाऊँगा और उससे फूल की टोकरी भरकर उसके पास से लाऊँगा। तो वही मिलर की जो बीवी थी वो यही कह रही थी कि तुम कितना सोचते हो दूसरों के बारे में। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है, द मिलर्स वाइफ। सिक्स्थ है अकॉर्डिंग टू द मिलर रियल फ्रेंड शुड हैव एवरीथिंग इन डैश। मिलर के मुताबिक सच्चे दोस्तों में हर चीज़ कैसी होनी चाहिए? तो वो कहता था कॉमन होनी चाहिए।
मुश्तरका होना चाहिए। तभी वो कहता था कि फूल तुम्हारे पास अगर खिले हैं तो कुछ फूल तुम्हें मुझे भी देने पड़ेंगे ताकि हमारे पास कॉमन हो जाए। 7th MCQs है, द स्टोरी ऑफ द डिवोटेड फ्रेंड वॉज टोल्ड बाय डैश। ये जो कहानी है डिवोटेड फ्रेंड की वो कौन सुना रहा है? और आप जानती हैं कहानी, ग्रीन लिनेट, एक हरे रंग की चिड़िया दरख्त पर बैठकर सुना रही है, और सुनने वाले कौन है? ये वाटर रैट, ओल्ड वाटर रैट है, वो उसको सुन रहा है इस डिवोटेड फ्रेंड की कहानी को। 8th MCQs है, मिलर क्लेम टू बी द बेस्ट फ्रेंड ऑफ डैश। मिलर अपने आप को दावा करता था कि वो बेहतरीन दोस्त है किसका? बी ऑप्शन, हंस। हंस का बेहतरीन दोस्त अपने आप को बताया करता था। So this is all about the MCQs of prose second year which appeared on Karachi board examinations from 2010 till 2019. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक सर नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।